जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईवीएस का क्लास तीसरा है जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा 15 दिसंबर को कंडक्ट होने वाली है। हो सके दोस्तों ये 15 दिसंबर को हो, और अगर बच्चों की संख्या किसी शहर में ज़्यादा हो जाएगी तो 14 दिसंबर को भी 2 दिन ये परीक्षा जो है कंडक्ट कराई जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस है और ऐसा ही प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में देखने के लिए मिला है और आगे भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो हैं देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे और पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? कथन दोस्तों इसमें ऑप्शन वाइज दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है माउंट एवरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी जो है उसको साझा करेंगे यहाँ पे कि दुनिया की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ पे स्थित है भैया? यह नेपाल में अवस्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और बिल्कुल, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और यह हमेशा बर्फ से ढका हो। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये होती है दोस्तों कि यह हमेशा क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है। बिल्कुल भैया, बर्फ से क्या होता है? ढका हुआ होता है। और नेपाल में इसे हम क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा कहा था, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे क्या है कुछ। और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं भैया? चोमोलुंगा, चोमोलुंगू गम्बा इसको कहते हैं नेपाल में। ठीक है, तो बिल्कुल आप बात करें यहाँ पे, इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। एक जनरल थे दोस्तों जिनके नाम पर ही इसका नाम जो है रखा गया था। शिखर हिमालय की महालुंगुर उप श्रेणी में स्थित है। बिल्कुल भैया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और यह हमेशा जो है, सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हमेशा बर्फ से जो है ढका हुआ होता है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ऑप्शन एक बार देखते हैं यहाँ पे। ये पहला ऑप्शन है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। बिल्कुल भैया, 9850 मीटर तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई इतना है। देखिए, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, गलत है। और यह किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर या 8850 मीटर इसकी चोटी की जो है ऊंचाई होती है। तो यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रेल लिपि के बारे में, बिल्कुल ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ब्रेल लिपि से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। बिल्कुल, पहला है, इसमें दिया गया है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। वहीं दूसरा कथन है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा कथन है कि बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। चौथा है कि उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है। तो सही कथन आपको बताना। तो सबसे पहले आप जानिए कि बच्चे सहित कुछ व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं? नेत्रहीन हो सकते हैं। उनके पास चीज़ों को देखने के लिए बहुत सीमित मात्रा में दृष्टि होती है, मतलब बहुत ही कम चीज़ों को जो है देख पाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं चीज़ों को छूकर या आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से पहचानने की जो है उसको कोशिश करते हैं। तो वे अपनी अन्य इंद्रियों को अधिक तेज से क्या करते हैं? विकसित करते हैं। तो बिल्कुल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय, अगर हम साधन की बात करें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ब्रेल लिपि सबसे लोकप्रिय साधन है। और इसे 1821 ईस्वी में लुई ब्रेस द्वारा, बिल्कुल भैया अगर हम बात करें इसको कब विकसित किया गया था तो 1821 ईस्वी में। और लुई ब्रेस के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? लुई ब्रेस के द्वारा इसको भैया विकसित किया गया था।
ठीक है। ब्रेल प्रणाली में अगर हम बात करें तो इस प्रणाली में 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ड एक अक्षर और अक्षरों के एक संयोग या एक सामान्य शब्द या व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बिल्कुल। बिंदु प्रत्येक 3 पंक्तियों की होती है, जो कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के प्रकोष्ठी में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और उन्हें छूने में आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ जो है वो बनाया जाता है। तो बिल्कुल जो आपका यहाँ पे पहला है तो बिल्कुल सही हो गया कि एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर उभरे हुए बिंदुओं पर बनाकर लिखा जाता है। पहला कथन सही हो गया। वह अगर हम आगे चलें तो इस प्रकार यह लिपि जो होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। ब्रेल लिपि जो होती है भैया मात्र 6 बिंदुओं पे ही आधारित होती है। यहाँ जो आपका कथन सेकंड दिया गया कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह क्या है, गलत है। ठीक है, अगला है यहाँ पे तीसरा कथन। बिल्कुल भैया आगे चलेंगे कि उन्हें छूने में आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और यह लिपि जो होती है नुकीले उपकरणों या उपकरणों का उपयोग करके छापी या हाथ द्वारा जो है बनाई जाती है। तो उठी हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही है। वह अगर हम तीसरा कथन देखें कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से जो है बनाया जाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कौन सा सही हुआ, 1, 3 और 4 जो है कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा पहला जो है वो राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके ठीक सामने है और इस प्रश्न में पूछा गया कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाने के समय मिर्ची जो है डाली जाती है। हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा डैश से मिर्ची लाई गई थी, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से। मनुष्य जाने अनजाने में बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। लोग बगीचे में उगाने के लिए पौधों के बीज लाते हैं जो उन्हें सुंदर या उपयोगी लगते हैं। बाद में इन पौधों के बीज अन्य स्थानों पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो कई साल बाद शायद लोगों को याद भी नहीं हो कि ये पौधे वहां पहले नहीं उगे थे। ठीक है, मिर्च मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बिल्कुल भैया कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से, मूल रूप से जो है दक्षिण अमेरिका से आया है। ठीक है, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे दक्षिण अमेरिका से लोग कम से कम 6000 वर्षों से इसकी खेती और व्यापार करते हुए आ रहे हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा के अपने व्यापारिक उपनिवेश के माध्यम से मिर्च को दक्षिण अमेरिका से भारत जो है वो लाया गया था। और बिल्कुल भैया अगर यहाँ पे जो प्रश्न का राइट जवाब है कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्च का उपयोग करते हैं, तो मिर्च कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से मूल रूप से आया हुआ है। तो कुछ सब्जियां और उनके उद्गम स्थल जानिए दोस्तों कि कहाँ का उद्गम स्थल है। अगर हम बात करें टमाटर, आलू और हरी मिर्ची जो है, बिल्कुल मिर्च के अलावा टमाटर हुआ या आलू हुआ, और ये भी कहाँ से मूल रूप से कहाँ से आए हैं, ये भी दक्षिण अमेरिका से ही आए हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात करें कि गोभी और मटर कहाँ से आए, गोभी जो हम गोभी बड़े चाव से खाते हैं, गोभी और मटर का मेन उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो भैया यूरोप से आए हैं। कहाँ पे, यूरोप से ये आया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि काफ़ी बीज और ओकरा जो है वो कहाँ से आई है, भिंडी, तो अफ्रीका से भैया, अफ्रीका से आपका काफ़ी, और इसके अलावा भिंडी जो हम खाते हैं भैया, भिंडी ये भी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। और अगर बात करें आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली, ये सभी कहाँ के हैं, भारत के हैं। ठीक है भैया, चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बिल्कुल सामने है कि रेखा की माँ प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल फिटकरी मिलाती है ताकि, बिल्कुल भैया एक रेखा की माँ प्रतिदिन तालाब से जल भर के ले आती है और उसमें क्या करते हैं, तालाब से जल भर के लाती है और प्रतिदिन लाने के बाद भैया क्या करती है, वो उसमें उस जल में क्या करती है, फिटकरी के कुछ टुकड़े जो है उसमें डाल देती है। ठीक है, ऐसा करने के पीछे उसका लक्ष्य क्या है, हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, कठोर जल को मृत जल में बदलने के लिए, जल में कीटाणुओं को मारने के लिए, जल को रंगहीन करने के लिए। बिल्कुल भैया, बात करें यहाँ पे तो फिटकरी होती है जिसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी उसको जाना जाता है, को पानी में मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में सहायता मिल सके।
क्या मिल सके, हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन हो सके। इस कारण से जो है वो इसको मिलाती है। फिटकरी जब पानी में डाली जाती है तो निलंबित कणों से जुड़ जाती है, जो भी उसमें अशुद्धियां रहती हैं उसके क्या करती है, उससे उसका जुड़ा हो जाता है और एक फ्लोर बनाकर उसका आकार, बिल्कुल उसका आकार जो है क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और आकार और वजन में वृद्धि के कारण यह झुंड जो होता है कंटेनर, बिल्कुल भैया जैसे मिलाते हैं उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल आपका पानी जो होता है ऊपर की तरफ रह जाता है और जो भी अशुद्धियां होती है वो नीचे की तरफ क्या होती हैं, वो बैठ जाती हैं, क्योंकि जो फिटकरी होती है उसके साथ अशुद्धियों के साथ मिलता है और उनका आकार जो है बड़ा कर देता है और आकार और वजन में भारी होने के कारण वह अशुद्धियां नीचे की तली में जो है वो बैठ जाती हैं और शीर्ष पर पानी साफ की परत को बाहर निकालकर फिर इन्हें क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है। तो ये भैया निलंबित, हल्की निलंबित अशुद्धियों को अवसादन करने के लिए उसमें जो है फिटकरी को मिलाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक में एक पाठ ब्लो हार्ट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे या भारत के राष्ट्रपति थे? बिल्कुल भैया, जाकिर हुसैन खान ने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्यभार ग्रहण किया, कार्य किया और वह 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 को उनकी जो है और अपनी मृत्यु तक, बिल्कुल भैया जब तक वो मर नहीं गए तब तक वे क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पहले 1957 से लेकर 1962 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में जो है कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। फिर उन्होंने बिल्कुल भैया उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बिल्कुल मृत्यु के समय तक वो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करते रहे। ठीक है, तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति। वहीं अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, GY चंद्रचूड़ हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? उनमें धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि जो है नमी को पूरी तरीके से हटाया जा सके। और नमी रहने के बाद दोस्तों अचार जो है खराब हो जाते हैं, इस कारण से नमी को दूर करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला है कि छात्रों को विभिन्न आवासों में संचालित होने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं का पता लगाने के लिए कहना, छात्रों से इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों की नकल करने के लिए कहना, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को चित्रित करने के लिए जियो को कार्ड को व्यवस्थित करने के लिए उनके प्ले कार्ड जो है बनाने के लिए कहना। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के लिए विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। तो सबसे कक्षा में सबसे आसान यहाँ पे पूछा गया। पर्यावरण कक्षा में एक शिक्षक के लिए जानकारी देना सबसे आसान काम होता है क्योंकि यह केवल शिक्षक पर निर्भर करता है, विद्यार्थियों की अनिवार्य भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका है? भूनना, तलना, सेकना, भाप से पकाना। तो बिल्कुल भैया खाना पकाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्या होता है, भाप से खाना पकाना। इस तरह की खाना पकाने की तकनीक में भोजन जो होता है तरल के ऊपर पकाया जाता है और वास्तव में जलमग्न नहीं होता मलकर, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये क्या होता है जल में घुलता नहीं है, जिसके कारण इसमें अधिकांश पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन में ही रह जाते हैं। ठीक है, भोजन में
अधिकांश पोषक तत्व जो है वो आपके भोजन में ही रह जाते हैं। इस कारण से इस तरीके को सबसे बेहतरीन माना गया है, ठीक है। और यह खाना पकाने का सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा तरीका जो होता है भाप से पकाना। चलिए भैया अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों को डैश के द्वारा प्रभावित ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। पहला है कि कथाओं से, दूसरा है कहानियों के माध्यम से, तीसरा है शिक्षक द्वारा अवधारणाओं के प्रभावी व्याख्या से, डी है कि शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण से। तो बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावी उपकरण है और जो बच्चों के पढ़ने के लिए विकल्प को व्यापक बनाते हैं और बच्चों द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण की एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का जो है उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, जो कहानियाँ कथाएं होती हैं बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देती हैं, रुचि विकसित करती हैं और बच्चों को मनोरंजन और आनंद जो है प्रदान करती हैं। बच्चों की शब्दावली सुनने और महत्वपूर्ण सोच कौशल में भी क्या करती हैं, वृद्धि करती है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर जरूर करिएगा।